Hi, good afternoon. Greetings of the day. My dear students, I am here again with some important tips of grammar for you. I hope in my previous series of some important tips in grammar, you are progressing well and are learning a lot. In the same series, to continue, I am going to have some special things for you today, special tips for you today. Those include the uses of various words, phrases, verbs, adverbs, etc. and etc. So today I would like to start it with the use of either or. What type of verb agrees with either or. तो चलिए आज की क्लास में ग्रामर टिप्स के अंदर जो कि आपको स्पीकिंग में भी मदद करेंगी, लिखने में तो करेंगी, लेकिन आप अपने स्पीकिंग नॉलेज को भी कैसे एनरिच कर सकते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रामर के द्वारा, इसको अचीव करने के लिए आप देखेंगे मेरी इस क्लास को। तो चलिए सबसे पहले आज मेरे पास एक है ईदर और दूसरा है नीदर नॉर। हम जनरली इनका यूज करते हैं। सबसे पहली बात जो इसके बारे में आपने जाननी है वो ये है कि ये केवल दो के सेंस में ही यूज होता है। जब कोई दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन है, तभी इसका यूज होगा। अगर ज्यादा होंगे तो इनका यूज हम नहीं कर सकते। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक ऑप्शन होता है, या तो ये या ये। जैसे मैं बोलता हूं ईदर राम और महेश is at halt, राइट। सेंटेंस बना ये। अब इसको बताने का मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है, जो गलतियां लोग करते हैं और एग्जामिनेशन में भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब कैसा आता है, तो वर्ब हमने इज यूज किया है यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, ये सही है बिल्कुल। इसमें सिंगुलर वर्ब लगा, लेकिन जनरली कई किताबों पे मिलता है कि इसमें सिंगुलर ही आता है, इसमें प्लूरल भी आता है। अब वो कहाँ आता है, याद रखो, वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये होता है सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट क्या है, एक नंबर पे राम है, दूसरे नंबर पे महेश है। तो दूसरे नंबर के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। अगर दूसरा नंबर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। चलो समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ईदर ही और हिज स्टूडेंट्स। देखो ईदर ही सिंगल हो गया, दूसरा वर्ब क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा आर कमिंग, राइट, यू गॉट इट। तो इस तरह से आपने इसका यूज करना है। जो दूसरे नंबर का है उसमें उसके हिसाब से आपका वर्ब आएगा। उसी प्रकार से सेम रूल एप्लीकेबल होता है नीदर नॉर में। फर्क केवल इतना है, इसमें एन लग गया। एन का मतलब नेगेटिव। जैसे हम बोलते हैं या तो वो या वो, दो में से, तो इधर और आया। और नीदर और नॉर, ना तो वो ना ही, ना तो के सेंस में, माने नेगेटिव सेंस में आएगा। इसी को हम बना सकते हैं नीदर राम, आर करके मैंने, और महेश एम इज एट हॉट। बिल्कुल सही बनाया। और उसी प्रकार से दूसरे क्या बन सकता है, नीदर ही और हिज स्टूडेंट्स आर कमिंग टुडे। तो सेम चीज है, डिफरेंस है कि ये नेगेटिव के लिए आता है, ये पॉजिटिव में आता है। वर्ब हमेशा दूसरे नंबर वाले उसके साथ, जो और के साथ जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आता है। अगर दूसरे नंबर पे ये वाला प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो ये आ गया आपका एक टिप। अब चलते हैं दूसरी टिप, दूसरी तरह की, राइट। एक एक्सप्रेशन होता है जो कि जनरली मैंने भी देखा है, बहुत गलतियां ऐसे मिलती हैं। वन ऑफ द
जैसे he is one of the best boy in my school। ये सेंटेंस बनाया। अब इसमें गलती कहां पे है? देखो, समझने के लिए पहले यहां से समझो इसका रूट क्या है वो समझो। वन ऑफ द एक्सप्रेशन कहीं भी आएगा तो उसके बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल आता है। तो वन ऑफ द बात क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, ये ध्यान में रखना। वन ऑफ द कहीं भी आएगा तो एकदम प्लूरल। Especially those students who are preparing for the competition also, they may be asked sentences where you will find the noun that's followed by one of the is written in singular. Here is where you have to spot the false and correct your error. तो आपको बता दिया मैंने इसके साथ प्लूरल नाउन, तो वन ऑफ द बेस्ट बॉय नहीं आएगा बल्कि ये आएगा बॉयज, राइट। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। I am one of the tallest men, कि मैन आएगा, प्लूरल आ जाएगा ना मैन का, in my class, in my area। अब जो भी है आप इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनपे वन ऑफ द एक्सप्रेशन विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। याद कर लो, वन ऑफ द एक्सप्रेशन विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, राइट। अब चले तीसरी टिप्स। आपके पास कभी कभी आपने देखा स्केर्सली, SCARCELY, एक होता है स्केर्सली और एक होता है हार्डली, दोनों का मतलब एक जैसा ही है, ओके। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलते हैं ना मुश्किल से, तो इसके बाद क्या आता है? ही, जैसे मुश्किल से, उसने मुश्किल से ये काम किया ही था कि तब तक बारिश आ गई, या उसने मुश्किल से पढ़ाई शुरू की थी कि तब तक वो कोई डिस्टरबेंस आ गई। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं वहां आप स्केर्सली या हार्डली का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो चलिए, he had scarcely started his job he met with an accident। देखो, हमारे पास सेंटेंस बना he had scarcely started his job। अब यहाँ पे क्या आएगा कनेक्टिव? इसके साथ हमेशा आता है when। हम यही बताना चाहते हैं आपको कि scarcely के बाद हमेशा when आएगा और hardly के बाद भी हमेशा when आएगा। बस इतना सीख लिया तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। और जो सेंटेंस की शुरुआत होती है उसमें भी had आता है। तो he had scarcely started his job when he met with an accident। उसने अपना जॉब शुरू किया ही था कि तब तक उसका एक्सीडेंट हो गया। I had hardly started eating my food। अब क्या आएगा? शुरू कैसे होगा? when the dog entered my room। इस तरह से you will make sentences। कहने का मतलब scarcely और हार्डली के बाद when आएगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, पहले वाले सेंटेंस में had आएगा और दूसरे वाले में when और उसमें सिंपल पास्ट। वो भी रूल है, अगर पहले में सिंपल पास्ट है तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट आएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट कहाँ आएगा? जो एक्शन पहले होता है। अगर दो एक्शन किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो पहले वाले एक्शन के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ठीक है, ये भी डन। अब है नई चीज, उसी तरह से थोड़ा सा एक और है नो सूनर। नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा।
नो सूनर देन, वैसे भी कंपैरेटिव बन रहा है तो नो सूनर देन आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नो सूनर के साथ भी हैड बनता है, क्या बनेगा, हैड आएगा। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड रीडिंग देन द गेस्ट केम। आगे समझ, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की ही थी कि तब तक गेस्ट आ गया। अब देखो सेंटेंस हिंदी का कैसे और इंग्लिश में कैसे बनेगा, की ही थी, ऐसा किया ही था, मैंने शुरू किया ही था, कि मैं वहां पहुंचा ही था। इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे वहां पर नो सूनर लगा दीजिए और उसके साथ हैड लगा दीजिए। और देन नो सूनर आया तो कंपैरेटिव में बन रहा है, तो नेचुरली उसके बाद दूसरी क्लॉज देन से जुड़ेगी। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन एज इफ। एज इफ आपने भी देखा होगा, एज इफ ये सपोजिशन आता है, एक प्रिटेंशन, जैसे कि मानो कि, एक प्रिटेंशन के सेंस में हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he behaved as if he dash a king। वो ऐसे समझ रहा था अपने आप को, ऐसे व्यवहार कर रहा था कि जैसे मानो कि वो एक राजा हो, तो था नहीं राजा, एक पोटेंशियल सिचुएशन है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो उसके साथ हमेशा पास्ट में वर आता है, याद रखना, हमेशा एज इफ के बाद वर आएगा, स्पेशली जब सेंस पोटेंशियल का हो, झूठी मूठी इमेजिनेशन का हो। ओके, ही बिहेव एज इफ ही वर ए किंग, जबकि ही के साथ पास्ट में वॉज आता है, आई के साथ भी पास्ट में वॉज आता है, लेकिन अगर इसके साथ यहाँ हम आई लिख रहे हैं और यहाँ भी आई लिख रहे हैं तब भी वर ही आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, आई विश आई वर ए बर्ड, एक विश कर रहे हैं, ऐसी चीज हम सोच रहे हैं जैसे कि जो है ही नहीं, मतलब तो ऐसी इमेजिनेशन करना जो कुछ हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, वहां भी वर्ड का यूज होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सब्जेक्ट, चाहे आई हो चाहे ही हो। दैट्स ऑल, आई ही वर्ड इट। एक और बताए थे आपको, जो बेसिक गलतियां हम लोग करते हैं वो क्या है, कई लोग लिखते हैं 100%, अरे 100% सही है, याद रखो ये एक्सप्रेशन 100% गलत होता है, कभी भी 100% मत बोलो, आप बोलो 100%। क्या बोलोगे, 100%। कुछ एक्सप्रेशन और भी होते हैं जो लोग गलत करते हैं, जैसे लोग लिखते हैं ना, मैंने तो वर्ड टू वर्ड देखा है, वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड मैं जानता हूं, ज्यादातर लोग, मैंने खुद सुना है, लोग इस तरह की गलती करते हैं। ज्यादातर यही देखेंगे लोग, किसी को भी देख लो आप वर्ड टू वर्ड बोल देगा या वर्ड बाय वर्ड बोल देगा, शब्दशः जिसको बोलते हैं, ये दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे याद रखो इस बात को, वर्ड फॉर वर्ड बोला जाएगा। क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसकी जगह सही एक्सप्रेशन है वर्ड फॉर वर्ड। ओके, चलो इसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो रही है आपकी इसके साथ साथ। अरे उसका तो कहना ही क्या, पढ़ना तो रहा दूर, जैसे हम लिखते हैं पढ़ना तो रहा दूर, वह क्या, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, देखो जब पढ़ना तो रहा दूर, अब देखो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, बहुत लोग ट्रांसलेशन के हिसाब से सोचेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हमारा जो टारगेट है सही अंग्रेजी लिखने का वो नहीं हो पाएगा। तो पढ़ना तो रहा दूर, ऐसा काम करना तो रहा दूर, अरे बोलना तो रहा दूर, वो लिख भी नहीं सकता, राइट, चलना तो रहा दूर, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, पढ़ना तो रहा दूर, वह देख भी नहीं सकता, कुछ भी बना दो। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते, पढ़ना तो रहा दूर, खेलना तो रहा दूर, बातें करना तो रहा दूर, खाना खाना तो रहा दूर, वो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो ऐसी जगह एक ही इंग्लिश बनती है, वो है नॉट टू स्पीक ऑफ। याद रखो इस चीज को, बना लो, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब इसके साथ जो भी सेंटेंस बनता है जोड़ दो, नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग, ही कैन नॉट
कैन नॉट को इकट्ठा लिखा जाता है, यू कैन नॉट इवन सी, राइट। ओके, ऐसे आप कई सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को एनरिच करो, स्पीकिंग में चीज लाओ, खूब अंग्रेजी बोलो, और उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट, विद द होप दैट you won't leave my channel without subscribing to it. So it's once more requested to you to subscribe to my channel and make it a moral, and I can say moral booster to me. Thanks. Goodbye until next class.